बेटी काशी के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। चंदन बाजार में एक पकोड़ों का ठेला लगाता था। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। ऐसे में चंदन के पकोड़ों की दुकान पर लोगों का आना भी कम हो गया था। ठंड के वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना भी कम कर दिया था। सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग बाहर निकला करते थे। हे भगवान, अब तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कोई भी ग्राहक पकोड़े खाने नहीं आ रहा है। आज तो ज्यादा कमाई भी नहीं हुई। अगर लोग नहीं आए तो ये सारा माल बच जाएगा। एक तो ये ठंड भी बहुत लग रही है। बस जल्दी से ये सारे पकोड़े बिक जाए और मैं जल्दी से घर चला जाऊं। चंदन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी दुकान पर एक लड़की आती है। भैया जरा 2 किलो पकोड़े पैक कर देना। वह आज हमारे घर पर पार्टी है ना, और ठंड में काम करने का घर पर बिल्कुल मन ही नहीं करता। मैडम, अभी कर देता हूँ। इस तरह चंदन के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और वह घर आ जाता है। घर पर चंदन का सारा परिवार आग जलाकर बैठा हुआ था। अरे चंदन बेटा, आ गया तू। आजा जल्दी, आग के पास बैठ जा, गर्म हो जाएगा। हाँ पिताजी, बाहर बहुत ठंड है। इस तरह चंदन के परिवार के दिन गुजर रहे थे। चंदन की दुकान से इतना ही मुनाफा हो पाता था कि वह अपने पूरे परिवार का पेट भर सके। लेकिन अब ठंडियां आने की वजह से उसकी कमाई कम हो गई थी। लोगों ने दुकान पर आना कम कर दिया था, जिसका असर चंदन की रोजी रोटी पर भी पड़ा। सुमित्रा, ये लो, कुछ पैसे। अभी ज्यादा कमाई नहीं हो रही है तो इसी से अपना घर खर्च चला लेना। पर आपको याद है ना, इस महीने का किराया और हमने अगले महीने का किराया भी नहीं दिया है। सेठ घनीचंद आते ही होंगे अपना किराया लेने के लिए। अगली बार तो हमने ये कहकर टाल दिया था कि अगले महीने ले लेना, लेकिन अब इतने रुपए में हम घर चलाएं कि किराया भरे। मैं क्या करूं सुमित्रा, इतनी ठंड में कमाई होना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम चिंता मत करो बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बस उस पर भरोसा रखो। उसने इस मुसीबत में डाला तो वही इस मुसीबत से बाहर भी निकालेगा। तुम बस हिम्मत मत हारो। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वह दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर सेठ धनीचंद अपने मकान का किराया लेने आता है। चंदन, ओ चंदन, बाहर आ। मेरे मकान का किराया दे, और हाँ, पिछले महीने का भी किराया मुझे चाहिए। साहब, मेरे पास अभी किराए के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। देख चंदन, तूने पिछले महीने से इस मकान का किराया नहीं दिया है। मैं तुझे बस एक और महीने की मोहलत दे रहा हूँ। इस महीने के अंत तक मुझे सारे पैसे वापस कर दियो, वरना तुझे यहाँ मकान यहाँ से खाली करके जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर धनीचंद उस समय तो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चंदन के परिवार के जान में जान आती है। अब हम पिछले महीने तक का इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे? सुमित्रा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ठंड की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी कम हो गया है। मेरा विचार है कि मैं पकोड़े के साथ चाय भी रख लेता हूँ। पकोड़ों के साथ चाय से शायद मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। ऐसा सोचकर चंदन पकोड़ों के साथ चाय भी रखने लगता है, और जैसा कि चंदन ने सोचा था, पकोड़ों के साथ चाय का कारोबार अच्छा चलने लगता है। जहाँ लोग ठंड से बाहर नहीं निकलते थे, अब वह चंदन के यहाँ पर पकोड़ों के साथ गर्मा गर्म चाय का मजा लेने के लिए आते थे। और इस तरह चंदन का कारोबार एक बार फिर से चल पड़ता है। लेकिन यह बात चंदन की पड़ोसी बिरजू को अच्छी नहीं लगती। बिरजू चंदन का पड़ोसी था जो नूडल्स बेचा करता था। चंदन की कमाई कम हुई, तब बिरजू की भी कमाई कम हो गई थी, क्योंकि ठंड में लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया था। लेकिन चंदन की बुद्धिमानी और सूझबूझ से चंदन का कारोबार फिर से चलने लगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और चंदन का कारोबार अच्छा खासा चल रहा होता है, जिससे बिरजू चंदन से और ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा। अब बिरजू आए दिन कोई ना कोई चाल चलता रहता था, जिससे कि चंदन का कारोबार ख़त्म हो जाए। ऐसे ही एक दिन चंदन चाय और पकोड़े देने बाजू की दुकान पर जाता है। तभी इस समय का फ़ायदा उठाकर बिरजू चंदन की दुकान पर जाता है और चुपके से चंदन की दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगा देता है, जिससे चंदन की पूरी दुकान जलने लगती है। जब चंदन वापस आता है तो अपनी दुकान को जलते हुए देख वह बेहद निराश होता है। हे भगवान,
ये क्या हो गया? ये मेरी दुकान कैसे जल गई? अभी तक तो सब ठीक था, ये अचानक से आग कहाँ लग गई? ऐसा कहकर चंदन रोने लगता है। रोते रोते वह घर आ जाता है। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हैं? हमारी दुकान आग में जलकर पूरी राख हो गई। ये कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं पता सुमित्रा, पर अब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। अब मैं क्या करूंगा? जो इस महीने पैसे कमाए थे वह भी सब दुकान में जल के राख हो गए। हे भगवान, तुमने ऐसा कैसे होने दिया? तभी वहाँ पर सेठ धनीचंद आ जाता है। ओ चंदन, ला अब इस महीने और पिछले महीने के पूरे पैसों का हिसाब दे। मालिक, पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। मालिक, मेरी दुकान जलकर राख हो गई। इस महीने जो पैसे कमाए थे वह भी सब उसमें जल गए। अरे मैं तेरे यह बहाने सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे मेरा किराया चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो यह घर खाली कर और निकल यहाँ से। मालिक, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो रहम करो हम पर। सेठ जी, रहम करो हम बूढ़ों पर। बहू बेटे के साथ हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? ये छोटी बच्ची पर ही रहम खाओ साहब। तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। अगर घर में रहना है तो पैसे दो। और हाँ, यहाँ से कोई एक भी सामान लेकर नहीं जाएगा। इनको बेचकर मैं किराए के पैसे वसूलूंगा। इतना कहकर सेठ धनीचंद सबको घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह से एक बार फिर ठंड का कहर एक गरीब के परिवार को बेघर कर देता है। सभी सड़क पर चलते जा रहे थे। कोहरे के साथ बहती ठंडी हवाएं सीधे शरीर में जाकर घुस रही थीं। उन सभी की आंखों में लाचारी के आंसू थे। रोड पर चलते चलते सभी की आंखें कहीं रहने का ठिकाना ढूंढ रही थीं कि कहीं कुछ भी उन्हें सर छुपाने के लिए मिल जाए। पर पूरी सड़क बर्फ से ढकी हुई थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं। ठंड से उन सभी का बहुत बुरा हाल था। हे भगवान, अब मुझसे चला नहीं जाता। बेटा, मैं और नहीं चल पाऊंगी। चंदन अपने परिवार के साथ सड़क के किनारे रुक जाता है। आप यही रुकिए, मैं कुछ लकड़ियों का इंतजाम करके लाती हूँ। उसे जलाकर थोड़ी ठंड कम लगेगी। सुमित्रा कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है और उसको जला देती है और वहीं पर चारों आग जलाकर बैठ जाते हैं। आग जलाने से कुछ राहत तो थी, लेकिन चारों तरफ से ठंड हवा चल रही थी। जैसे जैसे रात काली होती जा रही थी, ठंड और बढ़ती जा रही थी। चंदन और उसके परिवार ने जैसे तैसे यह ठंड भरी रात गुजार ली। अगली सुबह, बेटा, इतनी ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे लगता है अब मेरे ऊपर जाने का दिन आ गया। ऐसे मत कहो माँ, इस ठंड से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। ठंड से बचना है तो हमें एक झोपड़ी बनानी होगी। हम घास की झोपड़ी बनाएंगे और उसको लकड़ियों से मजबूती देंगे। इतना कहकर सुमित्रा जंगल से कुछ घास और लकड़ियां लेकर आती है और चंदन सर्दी सहते हुए झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काटता है। तो वही सुमित्रा की सास भी सुमित्रा के साथ मिलकर झोपड़ी के लिए घास इकट्ठा करती है। ऐसे ही 2 दिन बीतने तक काम करके उन लोगों की मेहनत रंग लाती है और घास की बहुत ही सुंदर सी झोपड़ी तैयार हो जाती है। सभी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। तभी सुमित्रा कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर घर के बीचों बीच में छोटी सी आग लगाती है और चारों उस जलती आग के पास बैठ जाते हैं, जिससे भरी सर्दी में उन सबको थोड़ी गर्माहट मिलती है। बेटा, घर तो हमने बना लिया, लेकिन खाना का क्या? यह बच्ची पिछले 2 दिन से भूखी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। ऐसा लगता है कि भूख के मारे प्राण निकल जाएंगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ और कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ। चंदन बाहर जाता है, पर इतनी ठंड में उसे कहीं भी खाने का कुछ नहीं दिखता और चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। मंदिर में गरीबों के लिए भंडारा हो रहा था। चंदन वहीं से भंडारा लेकर घर आ जाता है। चंदन का परिवार उस समय तो उस भंडारे को खाकर अपना पेट भर लेता है। बेटा, अभी इस भंडारे को खाकर तो हमारा पेट भर गया है, लेकिन आगे का क्या होगा? रात के खाने का कैसे इंतजाम होगा? अब तो दुकान भी नहीं रही, वरना उससे खाने का कुछ इंतजाम हो जाता। जैसे हमने घास का घर बनाया है, वैसे ही हम घास के दुकान बनाएंगे और उस दुकान पर आप फिर से अपने पकोड़े को बेच सकोगे। सुमित्रा, घास की दुकान तो हम बना लेंगे, लेकिन पकोड़ों का सामान लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास इसका भी कुछ उपाय है। यह लीजिए, ये मेरी चांदी के कड़े हैं जो मैंने सेठ धनीचंद की नजरों से बचा लिए थे। आप इसे बेचकर कुछ पैसों का जुगाड़ कर लीजिए। इस तरह चंदन और उसका पूरा परिवार मिलकर घास की एक दुकान बना देते हैं और चंदन उन कंगनों को बेचकर मिले पैसों से पकोड़े बनाने का सामान ले आता है और फिर
वह उस घास की दुकान में पकोड़े बनाकर बेचने लगता है। पकोड़ों के साथ में वह चाय भी रखता है और इस तरह चंदन की दुकान फिर से चल पड़ती है। उस दिन चंदन की इतनी कमाई हो जाती है कि वह रात के खाने का जुगाड़ कर लेता है। इस तरह सुमित्रा भी चंदन के साथ दुकान पर काम करने लगती है। चारों तरफ बर्फबारी में भी दोनों मिलकर काम करते हैं और अपनी दुकान के पास लकड़ी की कुछ गठिया बनाकर उस पर आग जला देते हैं। लोग भी लकड़ी की जलती आग के पास बैठकर पकौड़ों के साथ चाय का मज़ा उठाते हैं। अब चंदन की कमाई अच्छी होने लगती है, जिससे चंदन और सुमित्रा उस कमाई के पैसों से सबके लिए ओढ़ने के लिए बाजार से कंबल और गर्म कपड़े खरीद कर लाते हैं। अब उस गरीब परिवार के पास ठंड में रहने के लिए झोपड़ी, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी। एक गांव था। वो गांव बेहद ही खुशहाल था। वहाँ के लोग भी बहुत खुश मिजाज और अमीर थे, लेकिन कई दिनों से वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। हर अमावस्या के दिन रात में घना अंधेरा छा जाता और जोर से बिजली कड़कती और उसके बाद पूरे गांव में खून की बारिश होती और चारों तरफ इंसानों और जानवरों के कटे हुए सिरों की बारिश होती, जिससे पूरे गांव में डर का माहौल फैल गया था। एक अमावस्या की रात मैकू नाम के किसान के घर में अरे भगवान, तुम डरो मत, मैं बस गया और आया। अगर आज रात मैंने खेतों में पानी नहीं लगाया, फसल खराब हो जाएगी। मुझे जाने दे। और वैसे भी ट्यूबवेल के पास कोठरी है, ज्यादा समय लगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। मैकू की बीवी चंपा, जो कि बहुत डरी होती है, मैकू से बोलती है, देखिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो आप बाहर मत जाओ। देखो, जान है तो जहान है। लेकिन मैकू चंपा की बात नहीं मानता और खेतों में पानी देने निकल जाता है और खेतों में जाकर ट्यूबवेल चलाकर खेतों को पानी देने लगता है। मेरी चंपा भी ना मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता करती है। बस थोड़ी देर और फिर खेतों में पानी भर जाएगा। मैकू खेतों में पानी दे ही रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और बड़ी जोर से बिजली कड़कती है, जिसे सुनकर मैकू डर जाता है। अरे मर गया रे, ये कहाँ फंस गया रे। अभी मैंने अपनी घड़ी में देखा था तो तब 8 ही बजे थे। लगता है धोखा दे गई। तभी आसमान से बड़ी जोर से खून की बारिश होने लगती है। मैकू जल्दी से भागकर ट्यूबवेल वाली कोठरी में छिप जाता है। तभी आसमान से चुड़ैल और शैतान नीचे गिरने लगते हैं और चारों तरफ लोगों के कटे सर फैल जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। पहले तो केवल कटे सर ही गिरते थे, लेकिन आज तो चुड़ैल और शैतान भी गिर रहे हैं। अब क्या होगा। उसके बाद मैकू खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा होता है कि तभी शैतान और चुड़ैलों की नजर उस पर पड़ती है और वो मैकू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे बचाओ। अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये चंपा सही कह रही थी, मुझे आज नहीं आना चाहिए था। उसकी बात ना मानकर मैंने गलती कर दी। हे भगवान, इस बार बचा लो मुझे किसी तरह। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन तभी वो सारी चुड़ैलें और शैतान दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और मैकू को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसको खाने लगते हैं। और फिर मैकू को खाने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर पूरी रात मैकू के ना आने पर चंपा को उसकी बहुत चिंता सताती है और वो ट्यूबवेल पर जाती है। ट्यूबवेल पर मैकू का सर कटा हुआ पड़ा होता है। उसे देखकर चंपा उसका सर उठाती है और रोने लगती है। ये आपको क्या हो गया जी? मैंने कहा था ना कि आज अमावस्या की रात है, मत जाओ खेत पर, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और देखो ये सब क्या हो गया। मैं अब अकेली सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। तभी चंपा के पीछे पीछे और भी गांव वाले पहुंच जाते हैं और चंपा को समझाते हैं। आप ऐसे ना रो चंपा भाऊजी, हम लोग हैं ना। हम गांव के लोगों के होते आपको चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं। हाँ?
मुझे अपनी चिंता से ज्यादा गांव की चिंता है। आज मेरे साथ हुआ है, फिर किसी और के साथ होगा। हमें इन दुष्टों का मुकाबला करना होगा। तभी वहां खड़ा हुआ एक गांव वाला बोलता है, भौजी, आप ये बदला बदला रहने ही दो। भला हम इंसान इन शैतानों से कैसे मुकाबला करेंगे? देखो, हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। तभी चंपा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, दीनू भैया, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं इन शैतानों से अपने पति की मौत का बदला लूंगी। मैं इन शैतानों को जब तक मजा नहीं चखाऊंगी मैं चैन से नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर चंपा वहां से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं और अमावस की रात फिर से आ जाती है। गांव वाले डरे सहमे अपने घरों में बैठे होते हैं। वहीं बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, माँ, आज रात क्या शैतानों की बारिश होगी? बेटा मुझे क्या पता, तू चुपचाप बैठ जा और कुछ भी हो बाहर मत जाना, मैं अभी रसोई में जा रही हूँ। उधर रात होते ही चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और फिर से वही खून की बारिश होने लगती है। वो बच्चा जिज्ञासावश घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। सारी शैतान और चुड़ैलें उस बच्चे को पकड़ लेती हैं। मम्मी, मुझे बचाओ, ये शैतानों ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ, बचाओ। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और शैतानों को खींचने लगती है। छोड़ दो दुष्टो, वो मेरा बेटा है, छोड़ दो। लेकिन वो शैतान हंसते हुए उस माँ के बेटे के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले औरत के घर पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो पूरा गांव ही खाली हो जाएगा एक दिन। ये शैतान तो अब इंसानों को भी मारने लगे हैं। सही कहा तो रामा भैया, देखो तो कितनी बेदर्दी से मार कर खा गए हैं दोनों माँ बेटे को। तभी वहाँ खड़ा दीनू बोलता है, भाइयों, ऐसे शोक मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दीनू भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, वो लोग तो शैतान हैं और हम इंसान। तुम ये बदला लेने की बातें रहने ही दो। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और दीनू खड़ा खड़ा सोचता है। चंपा भौजी सही कह रही थी, इन शैतानों का मुकाबला करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये पूरे गांव को मार कर खा जाएंगे। कुछ दिनों बाद चंपा वापस आती है। दीनू उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे गांव में हुई सारी घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर चंपा बोलती है, दीनू भैया, मुझे पता था कि ये तो होना ही है। जब तक हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तब तक तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सही कहा तो चंपा भौजी, लेकिन हम उन शैतानों का मुकाबला करेंगे कैसे? तुम चिंता ना करो दीनू भैया, कोई साथ दे या ना दे, हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। मेरे पास उन शैतानों से निपटने के लिए योजना है। फिर चंपा दीनू को अपनी योजना समझाती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अमावस्या फिर से आ जाती है। अमावस्या के दिन चंपा के कहे अनुसार दीनू एक पानी का टैंकर लेकर आ जाता है। चंपा भौजी, आपके कहे के अनुसार हम पानी का टैंकर तो ले आए हैं, लेकिन क्या ये योजना कामयाब होगी? दीनू भैया देखो, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन इस योजना के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब या तो हम दोनों की जान जाएगी और नहीं तो ये गांव इन शैतानों के आतंक से आजाद होगा। फिर दोनों रात का इंतजार करने लग जाते हैं। रात होते ही फिर से वही खूनी बारिश होने लगती है। चारों तरफ इंसानी खोपड़ी फैल जाती है। तभी उसी बारिश में से चुड़ैल और शैतान भी नीचे आने लगते हैं। योजना के अनुसार चंपा टैंकर की तरफ भागती है। सारे शैतान भी उसकी तरफ भागते हैं। आओ शैतानों, आओ, आज तुम्हारी आखिरी रात है। तुमने मेरे पति को मारा था। तभी टैंकर पर चढ़ा दीनू बोलता है, अरे भौजी, अपनी जान बचाओ, एक गड़बड़ हो गई, ये टैंकर चालू नहीं हो रहा। चंपा को गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे नास मिटे, एक काम दिया था तुझे और वो भी तुझसे नहीं हो पा रहा। लगता है आज मैं भी मरी तेरे चक्कर में। उधर शैतान और चुड़ैलें चंपा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तब तक टैंकर चालू हो जाता है और उसमें से पानी की तेज धार निकलती है, जो कि सारी चुड़ैलों और शैतानों को भगा देती है। सारे शैतान पानी पड़ते ही जलने लगते हैं। मरो दुष्टो, मेरे पति को मारा था ना तुमने, तुम भी मरो तड़प तड़प कर।
तभी एक जलता हुआ शैतान बोलता है, ज्यादा खुश मत हो औरत, तूने क्या सोचा हम खत्म हो गए? अभी तो तुमने थोड़े से शैतान मारे हैं, अभी तो और शैतान है हमारा बदला लेने को। ऐसा कहकर वो शैतान भी जल जाता है। तभी सारे गांव वाले बाहर निकलते हैं और चंपा और दीनू को घेर लेते हैं। आखिर आपने मैकू की मौत का बदला ले लिया, लेकिन इस टैंकर के पानी में आपने क्या मिलाया था? बहुत सिंपल है भैया, पवित्र गंगा जल। भौजी वो सब तो ठीक है, लेकिन इस शैतान की धमकी का क्या करेंगे? तभी एक गांव वाला बोलता है, करना क्या है, आने दो उनको भी, इसी तरह देख लेंगे। तो चंपा भाभी है ना?